जो कॉन्ट्रैक्ट है वो किस टॉपिक पर बना है? क्या वो एक उधार लेने वाला मॉर्गेज कॉन्ट्रैक्ट है? अगर आपने बैंक से लोन लिया तो वो कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है? कि इस साल के अंदर अगर आपकी गाड़ी को कवर उन्होंने दिया आपको 2 लाख, तो उन्होंने कहा कि 2 लाख तक का अगर आपकी गाड़ी में कोई भी नुकसान होगा तो हम इंश्योरेंस कंपनी है, हम वो अमाउंट पे करेंगे। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप प्रीमियम नहीं पे करोगे, प्रीमियम तो आपने पे करना ही करना है, उसके बाद सेकंड पार्टी के ऑब्लिगेशन निकलेंगे बाद में। आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा पेपर में जहां बोलेंगे कि एक फादर ने बोला अपने बेटे को कि मैं तुम्हें 5 लाख रुपीस तक का अमाउंट दूंगा, डैमेजेस दूंगा अगर तुम्हें कोई भी लॉस होता है अपने नए बिजनेस में। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एन अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं लीगल रीजनिंग का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है स्पेशल फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 2। इसका पार्ट 1 हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। हमने ये जाना था कि बहुत सारे अदर फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। हमने कवर किया था कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ बेलमेंट, कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ एजेंसी, कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ गारंटी एंड कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंडेमनिटी। इसके अलावा आपने प्रीवियस लेक्चर में देखा होगा कि कुछ और कॉन्ट्रैक्ट्स भी हैं जो स्पेशल फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स की लिस्ट में जाते हैं। यहां पर जैसा कि हमने पढ़ा, कॉन्ट्रैक्ट को हमने डिवाइड किया है सब्जेक्ट मैटर के बेस पर। सब्जेक्ट मैटर ये कहता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो किस टॉपिक पर बना है। क्या वो एक उधार लेने वाला मॉर्गेज कॉन्ट्रैक्ट है? अगर आपने बैंक से लोन लिया तो वो कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है? अगर आप बेलमेंट किसी के पास रखवाते हो तो वो कौन सा कॉन्ट्रैक्ट होता है? अगर आप किसी को इंडेमनिफाई करते हो तो वो कौन सा कॉन्ट्रैक्ट होगा? तो इसी तरह से पार्ट 2 ये कहता है कि आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। अक्सर आपने सुना होगा कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में। सेक्शन 31 कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स को कवर करता है। यह बोलता है कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, ये कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। कॉन्टिंजेंसी का अपने आप में मतलब ही यही होता है। तो इस केस में ये कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं ये फुलफिल होते हैं जब एक कंडीशन जो फ्यूचर में है, जो स्टिपुलेट करी गई है, वो या तो होगी या वो नहीं होगी। जब वो कंडीशन होगी या नहीं होगी उसके बाद पार्टीज को अपने ऑब्लिगेशंस निभाने हैं। जनरली इसका अगर आप एग्जांपल लो तो इसमें आपके इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स कवर होते हैं। इवन इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट्स भी इसी का सबसेट है। तो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स में अगर आपने देखा होगा, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि एक फ्यूचर कंडीशन है जो होगी या नहीं होगी, उसके अकॉर्डिंगली पार्टीज अपने एक्शंस, अपने ऑब्लिगेशंस फुलफिल करती हैं। अगर आज आप अपना मोटर व्हीकल इंश्योरेंस करा रहे हो, मरीन इंश्योरेंस करा रहे हो, अपना घर का इंश्योरेंस करा रहे हो, अपने व्हीकल का इंश्योरेंस करा रहे हो, अपनी हेल्थ का इंश्योरेंस करा रहे हो, तो इस केस में आप सबसे पहले क्या देंगे? एक प्रीमियम की पेमेंट देते हैं आप लोग। पेमेंट ये कहती है कि आपने सपोज ईयरली, मंथली या 6 मंथ्स के सेंस में आपने 2 साल में 2 बार आपने वो पेमेंट करी, आपने दे दिया प्रीमियम। अब वो क्या बोलते हैं कि इतने पर्टिकुलर प्रीमियम पे जी हम इतने का कवर देते हैं। मान के चलो आपने 10,000 का प्रीमियम पे किया और उन्होंने कहा कि 10,000 के प्रीमियम पर आपको हर साल वो प्रीमियम देना है, वो नॉन रिफंडेबल होता है। उन्होंने बोला कि इस साल के अंदर, सपोज कार व्हीकल की बात करें, कि इस साल के अंदर अगर आपकी गाड़ी को कवर उन्होंने दिया आपको 2 लाख, तो उन्होंने कहा कि 2 लाख तक का अगर आपकी गाड़ी में कोई भी नुकसान होगा तो हम इंश्योरेंस कंपनी है, हम वो अमाउंट पे करेंगे। अगर आपकी गाड़ी को कुछ नहीं होता तो वो आपका प्रीमियम पेमेंट रिफंडेबल नहीं होता, तभी तो इंश्योरेंस कंपनी के पैसे बनेंगे। तो इंपॉर्टेंट क्या है कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में कि ये फ्यूचर कंडीशन पर बेस्ड है कि गाड़ी को कुछ होगा तो वो पैसे देंगे, गाड़ी को कुछ नहीं होगा तो वो पैसे नहीं देंगे। तो यहां पर फ्यूचर कंडीशन जब होगी, जब आपकी गाड़ी को कुछ होगा, आपकी हेल्थ को कुछ होगा, या अगर आपने घर का इंश्योरेंस कराया तो घर में अगर आग लगेगी, तो यहां पर पार्टी के ऑब्लिगेशंस आएंगे कि वो आपको पेमेंट करेंगे। दैट इज व्हाई ये सेक्शन 31 के कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में कवर होगा। तो ये कहता है कि जब कभी भी पार्टीज को कुछ करना है या कुछ नहीं करना है, वो किस चीज पर डिपेंड करता है? एक इवेंट। वो इवेंट क्या है? आपका फ्यूचर इवेंट, जो कोलेटरल होता है सच कॉन्ट्रैक्ट्स में कि वो इवेंट या तो हो जाएगा या क्या पता वो इवेंट ना हो। तो इस इवेंट के हिसाब से पार्टीज के परफॉर्मेंस मैटर करते हैं, उनके ऑब्लिगेशंस मैटर करते हैं, और दोनों पार्टीज में से किसी को नहीं पता होता कि ये इवेंट होगा कि नहीं, क्योंकि ये एक आपका अनसर्टेन इवेंट होता है। अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट कहलाता है जिस पर
पूरा का पूरा कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड होता है। इसमें जैसा कि मैंने एग्जांपल शेयर करे, इंश्योरेंस, इंडेमनिटी, गारंटी कॉन्ट्रैक्ट्स, ये सभी कुछ कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के एग्जांपल्स में ही आएगा। कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट आप बोल सकते हो एक बिगर सबसेट है, और इसके अंदर छोटे छोटे आपके इंडेमनिटी, गारंटी, इंश्योरेंस सब कुछ इसमें फॉल करेंगे, क्योंकि ये पार्टीज के फ्यूचर ऑब्लिगेशंस के बारे में डिस्कस करते हैं। कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के कुछ एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। नंबर 1 ये कहता है कि जो परफॉर्मेंस है कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स की, वो किस चीज पर डिपेंड करेगी? फ्यूचर डेट पर डिपेंड करेगी, फ्यूचर इवेंट पर मैटर करती है। सेकंड कहता है ये जो हैपनिंग है फ्यूचर इवेंट का, ये अनसर्टेन है, ये कंफर्म है कि ये होगा कि नहीं होगा। 50-50% चांस होता है कि ये इवेंट होगा या फिर ये इवेंट नहीं होगा। This happening or maybe the non-happening of such future event should not form an essential part of the contract, but it should only be collateral. जैसे आप इंश्योरेंस की बात कर रहे हो, इन्होंने बोला होना ना होना मेजर पॉइंट, मेजर एसेंशियल पार्ट नहीं है, क्योंकि शायद गाड़ी को नुकसान होगा, शायद मरीन इंश्योरेंस में आपके शिप को लॉस होगा, या शायद आपकी हेल्थ को प्रॉब्लम आए ना आए। प्रीमियम तो आपने पे कर दिया है ना, प्रीमियम तो इस केस में आपने पे कर ही दिया है। तो ये कहना चाहता है कि ये फ्यूचर इवेंट माना जिस पे पूरा कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि वो ही पूरे के पूरे कॉन्ट्रैक्ट का एसेंशियल है। क्योंकि अगर आपकी गाड़ी को कुछ नहीं हुआ, आपकी हेल्थ को कुछ नहीं हुआ, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप प्रीमियम नहीं पे करोगे। प्रीमियम तो आपने पे करना ही करना है, उसके बाद सेकंड पार्टी के ऑब्लिगेशन निकलेंगे बाद में। तो ये जो फ्यूचर इवेंट होता है ये एसेंशियल नहीं होता कॉन्ट्रैक्ट में, ये कोलेटरल होता है। Happening or non-happening of such future event must be beyond the powers of the contracting parties। मतलब जो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुए हैं, तो ये जो फ्यूचर इवेंट है वो दोनों के हाथों में नहीं है, दोनों को नहीं पता कि वो इवेंट होगा या वो इवेंट नहीं होगा। नेक्स्ट आता है आपका वेजरिंग अग्रीमेंट। इसको कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं बोलते? क्योंकि ये होते हैं आपके सट्टेबाजी वाले, शर्त लगाने वाले, बेटिंग करने वाले कॉन्ट्रैक्ट्स, और क्योंकि ये इलीगल हैं तो ये बनते के साथ ही आपके वॉइड, एब इनिशियो होते हैं। ये हम लोगों ने अलग से कवर किया है हमारे लेक्चर वॉइड अग्रीमेंट वाले लेक्चर में, वहां पर हमने वेजरिंग पढ़ा था। तो सेम पॉइंट है यहां पर कि ये जितने भी वेजरिंग होते हैं इनको अग्रीमेंट बोलते हैं, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट कभी बनते ही नहीं है, माने ही नहीं जाते, क्योंकि ये बनते के साथ ही कैंसिल वाले गार्बेज में चले जाते हैं। तो वॉइड एब इनिशियो होते हैं, इसलिए इनको वेजरिंग अग्रीमेंट बोलते हैं। अब वेजरिंग अग्रीमेंट में और कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में जो भी हमने पढ़ा, उसमें एक पॉइंट ऑफ कॉमनैलिटी है कि ये दोनों ही बेस्ड होते हैं फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट पर। ये दोनों ही फ्यूचर के अनसर्टेन इवेंट पर बेस्ड होते हैं। लेकिन फिर ऐसा क्यों है कि जो वेजरिंग वाले होते हैं उनको तो बनते के साथ ही वॉइड मान लिया जाता है, क्योंकि ये शर्त ऐसी चीजों पे मैटर करते हैं, लेकिन कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट को हम वैलिड मानते हैं। तो ऐसा क्या फैक्टर है जो इसको तो बना रहा है वॉइड, बनते के साथ ही कैंसिल, और इसको बना रहा है लेजिट राइट वैलिड? दोनों में कॉमन पॉइंट क्या है कि दोनों एक फ्यूचर इवेंट पर बेस्ड होते हैं। वेजरिंग का आप सभी को पता होगा कि अगर हम लोग बेटिंग करते हैं कि मैंने बोला कि यार अगर आज इंडिया जीतेगी तो 1000 तेरे, और इंडिया हारेगी तो 1000 मेरे, तो हमने एक शर्त लगा ली कि यार इंडिया जीतेगी नहीं जीतेगी। मैंने आपने शर्त लगा ली कि अगर शाम को बारिश हुई तो तू मुझे 1000 देगा, अगर नहीं हुई तो मैं तुझे 1000 रुपए दूंगी। तो शर्त लगा रहे हैं हम लोग, बेट लगा रहे हैं एक फ्यूचर इवेंट पर, जिसके बारे में हम दोनों को नहीं पता कि होगा कि नहीं होगा, और हम दोनों का उसमें कोई हाथ नहीं है, कि हम लोग नहीं कंट्रोल कर सकते कि वो इवेंट होगा या नहीं होगा। इसीलिए ये वेजरिंग होते हैं। यहां पर क्या होते हैं? रेसिप्रोकल प्रोमिसेस होते हैं कि अगर तुम मुझे पैसे दोगे या मैं तुमको पैसे दूंगी। इट इज अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, इसको वॉइड की कैटेगरी में डालते हैं। अदर्स आर नॉट इंटरेस्टेड इन द कॉन्ट्रैक्ट। पार्टीज को ना कॉन्ट्रैक्ट में कोई मतलब नहीं है, सिर्फ उनका मेजर पॉइंटिंग क्या रहता है यहां पे? विनिंग और लूजिंग। सिर्फ और सिर्फ पार्टीज का एक ही मुद्दा होता है कि हमें जीत या हार से मतलब है, उनको इवेंट से कोई मतलब नहीं होता। दैट इज वाई ये कॉन्टिंजेंट तो होते हैं, कंडीशनल होते हैं, लेकिन पार्टीज का कोई इंटरेस्ट सब्जेक्ट मैटर में नहीं होता। उनको ये कोई मतलब नहीं है कि बारिश हो जाएगी तो अच्छा एग्रीकल्चर हो जाएगा, अच्छा इरिगेशन हो जाएगा, इंडिया जीत जाएगी तो हमें भी खुशी होगी। वो अलग बात है, वो खुशी होगी ही होगी, लेकिन अल्टीमेटली पार्टीज का सब्जेक्ट मैटर में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उनको सिर्फ अपने पैसे से मतलब है जो उन्होंने शर्त में यहां पर लगाए होते हैं।
तो इट इज अ गेम लूजिंग एंड गेनिंग अलोन ओनली मैटर्स फॉर द पार्टी कि यार सामने वाला हार जाए और मैं जीत जाऊं, बस यही मेजर एम यहां पर रहता है। इसीलिए इनको डालते हैं हम लोग वॉइड की कैटेगरी में। कॉन्टिंजेंट जो है वो वैलिड होते हैं। यहां पर जरूरी नहीं है हमेशा कि रेसिप्रोकल प्रोमिसेस हों, जरूरी नहीं है, होते भी हैं, जैसे कि अभी हमने इंश्योरेंस का एग्जांपल पढ़ा। नहीं भी होते, आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा पेपर में जहां बोलेंगे कि एक फादर ने बोला अपने बेटे को कि मैं तुम्हें 5 लाख रुपीस तक का अमाउंट दूंगा, डैमेजेस दूंगा, अगर तुम्हें कोई भी लॉस होता है अपने नए बिजनेस में। तो ये भी कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में जा रहा है, क्योंकि यहां पर जो पापा है वो ये नहीं चाहते बेटे को लॉस हो ही हो। एक कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट है, सॉर्ट ऑफ एक इंश्योरेंस और एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। बेटे की तरफ से कोई प्रॉमिस नहीं आया, बेटे ने कहा ठीक है पापा दे देना 5 लाख, अगर दिक्कत आएगी तो दे देना, नहीं है तो नहीं देना। तो रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस जरूरी नहीं है कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में होते हैं, किन्हीं किन्हीं में होते हैं, इंडेमनिटी जैसों में नहीं होते। इट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ये बिल्कुल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में जाता है। पार्टीज यहां पे सब्जेक्ट मैटर में एक्चुअली इंटरेस्टेड होती हैं, मतलब आप जबरदस्ती अपनी गाड़ी को आग नहीं लगाओगे कि यार इंश्योरेंस से पैसा आ जाएगा। आप खुद गाड़ी को सेफ चलाने में फील करोगे, अपनी हेल्थ को अच्छा रखने में फील करोगे, बजाय कि ये सोचने के कि यार जो हो रहा है होने दे, हेल्थ इंश्योरेंस तो मेरे पास पड़ा है, मेडिक्लेम तो मेरे पास पड़ा है। पार्टीज एक्चुअली सब्जेक्ट मैटर में इंटरेस्टेड होती हैं, इसीलिए इसको वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाता। पार्टीज में हैव इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर, और साथ के साथ वेजरिंग की तरह ये सिर्फ जीत हार का गेम नहीं है, लूजिंग और विनिंग यहां पर मेन पार्ट नहीं होता। नेक्स्ट कम्स योर क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स। तो क्वासी वर्ड का अपने आप में मतलब होता है विच इज लाइक ओरिजिनल, और आई वुड से सूडो ओरिजिनल। सूडो एक वर्ड होता है कि ओरिजिनल नहीं है लेकिन ओरिजिनल जैसे ही हैं, इसीलिए क्वासी होता है। क्वासी वर्ड आप समझेंगे, क्वासी जुडिशियल बॉडीज होती हैं, जजेस नहीं होंगे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के। यहां पर क्वासी जुडिशियल बॉडीज अलग बॉडीज होती हैं जो आर्बिट्रेशन मीडिएशन में होती हैं। तो जब वर्ड क्वासी आ जाता है तो क्वासी ये कहता है कि ये ओरिजिनल जैसा है लेकिन ओरिजिनल नहीं है। तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स कौन से होंगे? जो कॉन्ट्रैक्ट्स जैसे हैं लेकिन एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं होते। लेकिन क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स बिल्कुल होते हैं। कैसे होते हैं आइए समझ लेते हैं। क्वासी का मतलब है विच इज ऑलमोस्ट अपैरेंटली बट नॉट रियली। Obligation between the parties is not contractual but one which is treated as a contractual by law। तो यहां पर क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स का मेजर फंडा ये होता है कि ये एक नंबर 1 आपके हमेशा अनरिटन कॉन्ट्रैक्ट्स में जाते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसपे ये वर्क करता है, इट इज टू प्रोटेक्ट द अनजस्ट एनरिचमेंट of the parties in a dispute over payment of goods or services। तो ये वर्क करते हैं on the principle of equity। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी ये कहता है यार किसी के साथ भी बुरा नहीं होना चाहिए, फेयरनेस होनी चाहिए, जायज चीजें होनी चाहिए, फेयरनेस बेसिकली वो कहता है आपका इक्विटी। तो जबकि ये अनरिटन कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं तो ये क्या करते हैं, इनका काम होता है प्रोटेक्ट करना अनजस्ट एनरिचमेंट ऑफ वन पार्टी ओवर अनदर। अनजस्ट मतलब गलत, जो जस्टिस नहीं है, जो न्याय नहीं है, अनजस्ट। एनरिचमेंट का मतलब होता है कि जब एक इंसान के पैसों का फायदा दूसरा इंसान उठा रहा है कॉन्ट्रैक्ट के बिना। तो इस केस में अगर आज कोई आपके पैसों का फायदा उठा रहा है तो इवन इफ आप दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट रिटन नहीं था, आप जाकर क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स के अंडर कोर्ट में उस पर्सन को सू कर सकते हो कि जी इस बंदे को मेरे इतने पैसे देने बनते हैं जो इसने मुझसे कभी लिए थे या क्या किया था, इवन इफ आपका और उस पर्सन के बीच में कोई रिटन कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। वो नहीं बच पाएगा ये बोल के कि यार कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी ना हुआ था तेरे मेरे बीच में, जा नहीं देता तेरे 5 लाख। आप ले सकते हो अगर वो आपका क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स में फिट हो रहा है। क्या होंगे क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स, कौन कौन सी कंडीशन आनी चाहिए इस केस में, वो समझना बहुत जरूरी है। यहां पर आपके सेक्शन 68 से लेकर 72 के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट्स कवर होते हैं वो बन जाते हैं आपके सारे क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट्स। तो आपके पास 5 ऑप्शंस हैं, 5 सर्कमस्टांसेस हैं, 68, 69, 70, 71, 72। आपके पास ये 5 सर्कमस्टांसेस हैं। अगर आपका केस इन पांचों में से कहीं फिट हो गया
तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स के तहत आप ऑपोजिट पार्टी को कोर्ट में सू कर सकते हो और अपने गए हुए गवाए हुए पैसे वापस ले सकते हो। तो आइए समझते हैं सबसे पहले सेक्शन 68 के साथ। सेक्शन 68 ये कहता है कि जब कभी भी आप नेसेसरी सप्लाई करोगे टू अ माइनर, नेसेसरीज, और ये लग्जरी नहीं होगा, ये ध्यान रखना, ओनली नेसेसरीज सप्लाइड टू अ माइनर। और जैसा हमने कहा कॉन्ट्रैक्ट रिटन नहीं है, तो माइनर और अनसाउंड भी आते हैं यहां पर, टू एन अनसाउंड पर्सन। तो मान के चलिए कि आज एक बच्चा आपने देखा, अनाथालय में देखा, आपने बच्चे पे चैरिटी करी, आपने सोचा कि यार मैं बच्चे को 1 करोड़ दे देता हूँ, 50 लाख दे देता हूँ, या बच्चे का स्कूल में एडमिशन करा देता हूँ, ठीक है। वो आपने कर दी चैरिटी, बच्चा बड़ा हो गया, उसके बाद बच्चा बन गया खुद करोड़पति, ठीक है। अब आप ये बोलोगे कि यार मैंने जो इस पे पैसा लगाया था, अब मुझे वो लेने का मन कर रहा है, मन में लड्डू फूट रहा है। तो इस केस में देखो, अगर आपने चैरिटी कर दी है तब तो कोई दिक्कत नहीं, आप नहीं मांगना चाहते, दैट्स टोटली फाइन। लेकिन अगर अब आपको लगता है कि आपने किसी भी माइनर पर या अनसाउंड पर्सन पर नेसेसरीज नाम का एहसान किया था, नेसेसरीज होना जरूरी है, मतलब रोटी, कपड़ा, मकान, बच्चे की एजुकेशन फीस, आपने ऐसी कोई चीजें पे करी हैं। अगर आज एक लड़का है, करोड़पति लड़का है, और मान के चलते हैं वो ऑर्फन है, उसके पेरेंट्स नहीं है, उसका पूरे टाइम पालन पोषण उसके चाचा जी ने किया, चाचा जी ने उसके स्कूल की फीस भरी, उसको अपने साथ रखा, पूरे टाइम उसको पाला। अब जब वो 25 साल का हो गया तो चाचा जी क्या बोल रहे हैं, यार बेटा तेरे पास इतना बढ़िया बंगला है तो तू हमें हमारे नाम कर दे। या तो वो बंगला नाम कर देगा, वरना वो ये बोल रहा है कि यार जितना खर्चा मैंने तेरे ऊपर करा आज तक, 25 साल में सपोजिटली मैंने तुझ पर 10 लाख का खर्चा किया है आज तक, तो मुझे बेटा ये 10 लाख चाहिए। तेरी चाची मेरा दिमाग खराब कर रही है, तेरी चाची मान नहीं रही है, मैं तो नहीं चाहता, मैं तो तेरा चाचा हूं, तू मेरा भतीजा है, लेकिन चाची जो है ना वो दिमाग खराब कर रही है। तो अब चाची दिमाग खराब कर रही है, चाची 10 लाख के लिए मांग रही है और चाचा को फोर्स कर रही है। तो यहां पर अगर वो लड़का जो 25 साल का है, वो यहां पर अगर लेजिट 10 लाख का खर्चा हुआ है, उसको यहां पे चाचा जी को वापसी देने बनते हैं क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 68 के हिसाब से। अगर वो बच्चा मना करता है देने के लिए, तो चाचा जी कोर्ट में, या चाची जी फॉर दैट मैटर कोर्ट में, उस बालक को सू कर सकते हैं। कोर्ट यहां देखेगा जितने भी आपने नेसेसरी एक्सपेंसेस पर खर्चा किया है, जितने भी साल, वो सारा आपको मिलना लेजिट है। लग्जरीज का नहीं मिलता। चाचा जी ने उसको 18वें बर्थडे पर एक रोल्स रॉयस गिफ्ट करी थी, तो उसके पैसे नहीं मिलेंगे, लग्जरीज के पैसे नहीं मिलते। बिवेयर, ऐसे क्वेश्चंस क्लैट में जरूर आते हैं। नेक्स्ट होता है आपका सेक्शन 69। सेक्शन 69 ये बोलता है पेमेंट बाय अ पर्सन हु इज इंटरेस्टेड इन अ ट्रांजैक्शन। तो ये सिंपल सा है, पेमेंट मेड to someone on behalf of another person। तो सिंपल तरीका है कि तुमने यहां पर आपके वो भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी भी आ जाता है सेक्शन 69 में, जब एक श्योरिटी प्रिंसिपल डेटर के बदले पैसे चुका देता है क्रेडिटर को, तो वो वहां पर अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है श्योरिटी और प्रिंसिपल डेटर के बीच में, तो श्योरिटी अपने पैसे वापस ले सकता है प्रिंसिपल डेटर से, अगर वो देने के लिए मना कर रहा है। तो यहां पर सेक्शन 69 क्या कहता है कि अगर आपने कोई पेमेंट जो किसी और को करनी थी वो आपने दे दी, ठीक है, तो उस केस में अब वो बंदा जिसके बिहाफ पे आपने पेमेंट करी, वो एहसान फरामोशी दिखा रहा है, वो कह रहा है जा मैं तेरे पैसे नहीं देता। तो कहां से लेंगे आप अपने पैसे? आप सेक्शन 69 में उस पर्सन को यहां पर सू कर सकते हैं। तो सपोज अगर आज आपने मेरे बिहाफ पर, मैं आपके साथ थी, मैंने कहा यार मेरा एक ऑनलाइन ऑर्डर आया है, चलो तुम पेमेंट कर दो, मैं तुम्हें बाद में दे दूंगी। तुमने क्या किया, मेरे बिहाफ पर 10,000 रुपीज पे कर दिए उस ऑनलाइन ऑर्डर में, और अब मैं तुम्हें वो 10,000 देने के लिए मना कर रही हूं, तो तुम मुझे सेक्शन 69 में सू कर सकते हो, इवन इफ आपके मेरे बीच में कोई भी रिटन कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था। एविडेंसेस मांगता है कोर्ट इस केस में। अगर आपके पास रिटन कॉन्ट्रैक्ट नहीं था तो आप एविडेंसेस शो करिए कि आपने किसी और की वजह से, किसी और के बिहाफ पर आपने पेमेंट करी है। नेक्स्ट आता है आपका सेक्शन 70, ऑब्लिगेशन ऑफ अ पर्सन एंजॉयिंग द बेनिफिट ऑफ अ नॉन ग्रैटिट्यूडस एक्ट।
person enjoying the benefit of a non-gratuitous act, तो इस इंसान को भी पेमेंट करनी पड़ेगी। मतलब नॉन ग्रैटिट्यूडस एक्ट, ग्रैटिट्यूड क्या होता है? जब आप किसी को थैंकफुल होते हो, ग्रेटफुल होते हो, तो आप अपना एहसान जताने की कोशिश करते हो। नॉन ग्रैटिट्यूडस हुआ मतलब सामने वाले ने तुम पे एहसान नहीं किया था, तुमने सोच लिया ये मुझ पे एहसान कर रहा है, फ्री फंड में मेरा काम कर देगा, और तुमने सोचा कि यार कोई बात नहीं, मुझे इसको पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मान के चलते हैं कि आपका एक दोस्त है जो लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट में वर्क करता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में वर्क करता है। आपने उसको बोला यार एक काम कर ले यार, पेरिस से ना मेरे लिए ना एक वो मंगवा दे कंसाइनमेंट, मेरा कुछ इंपॉर्टेंट कंसाइनमेंट आने वाला है पेरिस से, एक ऑर्डर आने वाला है, तो तेरा तो होता रहता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम, कि तू ही मेरे लिए मंगवा दे। उसने आपके लिए मंगवा दिया, इसके चक्कर में उसके 1 लाख रुपए लग गए। आपको था कि दोस्ती यारी है यार, 1 लाख रुपए क्यों देने। उसने सोचा कि आपके अंदर इतनी शर्म और तमीज होगी कि आप अपने आप 1 लाख रुपए दे दोगे। तो आप दोनों के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था। तो अगर आपने सीधी उंगली से 1 लाख रुपए नहीं दिए तो आपका दोस्त उंगली टेढ़ी करेगा और सेक्शन 70 में आपको सू करेगा कि मैंने तुझ पर कोई एहसान नहीं किया था, मैंने तुझ पे एक नॉन ग्रैटिट्यूड एक्ट किया था, मतलब मैंने सोचा तू मुझे पैसे देगा, तो इस केस में तू ये जो बेनिफिट उठा रहा है नॉन ग्रैटिट्यूडस एक्ट का, तुझे मेरे पैसे देने बनते हैं क्योंकि मैंने तेरे लिए पेरिस से कंसाइनमेंट मंगवाया है। नेक्स्ट आता है आपका सेक्शन 71, दैट इज द फाइंडर ऑफ द गुड्स। फाइंडर ऑफ द गुड्स में अगर आपको किसी का सामान मिलता है, पा जाता है, तो हमने क्रिमिनल लॉ में पढ़ा था कि अगर आप किसी का सामान आपको कहीं मिलता है, रोड पर पड़ा मिलता है, कहीं पर भी कुछ पड़ा मिलता है, आप उसको इस्तेमाल करने लग जाते हो, बेच देते हो, व्हाटएवर, तो वो बन जाता है आपका एक ऑफेंस। जो क्या था वो मैं सस्पेंस छोड़ूंगी, क्रिमिनल लॉ में हमने ऑलरेडी कवर किया है वो, लेकिन एक ऑफेंस होता है। और जो लोग सोच रहे हैं ये चोरी होता है, वो चोरी नहीं होता, कोई और ऑफेंस है, क्रिमिनल लॉ जाकर देखो। अब बात करते हैं इसी में कॉन्ट्रैक्ट वाला पार्ट। मान के चलते हैं कि आज आप एक शॉप पर गए, एक शोरूम में गए, वहां पर आपने गलती से अपना वॉलेट छोड़ दिया और वहां सारी जगह सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल थे। अब आपका पर्स जो था वो शोरूम के ओनर को मिल गया या शोरूम के सर्विसमैन को मिल गया, तो अब ये माना जाएगा क्योंकि इस चीज का रिकॉर्ड है कि वो मिल गया है, तो उन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो आपका पर्स संभाल के रखेंगे। अब मान के चलते हैं आपके पर्स में थे 10,000 रुपीज और आप अगले दिन दोबारा अपना पर्स लेने गए तो उसमें 10,000 रुपीज गायब थे, तो वहां पर शोरूम के ओनर को या जिसको भी वो पर्स मिला था उस इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है सेक्शन 71 में कि उसको 10,000 रुपीज आपको देने हैं जितने आपके पर्स में वहां पर अवेलेबल थे। तो ये आ जाएगा सेक्शन 71, जहां पर आपका और उनके बीच में कोई रिटन कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं था। ये क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट्स में फिट होगा जहां पर सेक्शन 71 अप्लाई हो सकती है। नेक्स्ट इन लाइन वी हैव सेक्शन 72, मनी पेड अंडर अ मिस्टेक और अ कोअर्जन। मिस्टेक होता है, गलती से आपने किसी को पैसे दे दिए जो आपको नहीं देने बनते थे, या किसी ने आपको डराया और तब आपने उसके पैसे दे दिए, दैट इज द फॉर्म ऑफ कोअर्जन जो हमने वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स में किया है। तो अगर आप गलती से किसी को पैसे दे देते हो या जोर जबरदस्ती से दे देते हो तो क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट्स के अंडर आप सेक्शन 72 में उस इंसान से अपने पैसे वापस ले सकते हो और उसे कोर्ट में सू कर सकते हो अगर वो देने से इनकार कर रहा है। मान के चलते हैं कि अब मैंने अपने एक दोस्त को बोला कि यार ये 1,000 रुपए ना तू मेरे इस वाले फ्रेंड को दे दियो जब वो तुझसे लेने आएगा, ठीक है। तो यहां पर उसने क्या किया, उसने वो गलती से वो 1,000 रुपए उसको ना देके किसी और पर्सन को दे दिए। तो अब उस जो एक नेक्स्ट पर्सन यहां ऐड हो गया जिसने गलती से 1,000 रुपए हड़प लिए हैं, उस इंसान को हम लोग सू कर सकते हैं सेक्शन 72 के अंडर, क्योंकि हमने उसको मिस्टेकनली पैसे दे दिए 1,000 रुपए जो उसको बिलोंग नहीं करते थे, वो किसी और इंसान के पास जाने चाहिए थे। तो यहां पर भी आपका क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट का सेक्शन 72 आता है जो अनरिटन फॉर्मेट्स में ऐसे पार्टीज को बचाता है। तो ओवरऑल सेक्शन 68 से 72 तक ये बात बोली जाती है कि जब कभी भी आपके पैसे का कोई अनजस्ट एनरिचमेंट उठाएगा तो लॉ ऑफ इक्विटी के हिसाब से, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट्स के हिसाब से आपके पैसे बचने के चांसेस हैं।
नेक्स्ट कम्स योर कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ प्लेज, इनको मॉर्टगेज कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं सरल भाषा में, उधारी के कॉन्ट्रैक्ट्स। जब आप किसी से उधार लेते हो तो अक्सर लोग आपसे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कराते हैं कि यार तू मुझे बदले में ये कोलेट्रल रखवाएगा, अपनी मम्मा का 9 लाख का हार रखवाएगा, बदले में मैं तुझे 8 लाख रुपए का लोन दूंगा। तो इस कॉन्ट्रैक्ट को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मॉर्टगेज। यहां पर जो पार्टी उधार ले रही होती है उसको बोलते हैं पॉनर, और जो उधार दे रही होती है उसको बोलते हैं हम लोग पॉनी। सिमिलरली इनके दूसरे नाम भी हैं, जो उधार लेगा उसको बोलेंगे मॉर्टगेजर, और जिसने उधार दिया है, जो क्रेडिटर है, उसको बोलेंगे मॉर्टगेजी। मॉर्टगेजर इज द डेटर, जिसने उधार लिया है। सिमिलरली ओआर उसी के नाम में आएगा, पॉनर जो उधार ले रहा है, पॉनी जो उधार दे रहा है। तो पर्सन जो प्लेज करता है अपने गुड्स, एक सिक्योरिटी रखवाता है, अपना कोलेटरल कुछ रखवाता है, जमीन के पेपर, घर के पेपर, मम्मी का 9 लाख का हार, अपनी गाड़ी, या कुछ भी इस तरह से, वो मॉर्टगेज यहां पर आपके कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज और पॉन में जाते हैं। इसके अलावा साथ ही अगर हम एक और वर्ड की बात करें तो 3 नामों से जाना जाता है इसको। प्लेजर भी बोल सकते हैं, जिसने अगेन उधार लिया है, और जिसने उधार दिया है उसको हम लोग प्लेजी कह सकते हैं। तो यहां पर इस केस में गुड्स को प्लेज किया जाता है। पॉनर क्या बोलेगा कि अपने गुड्स को प्लेज करेगा, मतलब एज अ कोलेटरल रखवाएगा पॉनी के पास, और बदले में पॉनी क्या करेगा, इन रिटर्न टू द लोन ग्रांट, कि जब अगर तू मुझे लोन नहीं चुकाएगा, तूने मेरे पैसे चुका दिए, दैट्स टोटली फाइन, अगर तूने मेरे पैसे नहीं चुकाए तो मैं तेरे ये कोलेटरल को सेल आउट कर दूंगा। अगर आपको कभी लगता हो कि ये जो कोलेटरल है मैम, अगर इसकी वैल्यू मेरे लोन वाले अमाउंट से ज्यादा बड़ी है, तो फिर एक्स्ट्रा बैलेंस वो लेके बैठ जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं करते हैं। अगर सपोजिटली आपके कोलेटरल की वैल्यू ज्यादा है तो रिमेनिंग अपना लोन का अमाउंट काट के वो बैलेंस का आपको सारा का सारा मिलेगा ही मिलेगा। नेक्स्ट आते हैं, एंड द लास्ट इन लाइन इज कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ हाइपोथिकेशन। कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ हाइपोथिकेशन ये कहते हैं जब कभी भी आप बैंक से लोन्स लेते हो तो यही वाला कॉन्ट्रैक्ट आपका बनता है। ये आपका बनता है जब कभी भी आप बैंक से लोन्स लोगे। एग्जाम्पल इसमें एजुकेशन लोन नहीं आता, कार लोन हो गया, होम लोन हो गया। इस केस में तो यहां पर क्या होता है, आपको ना कोलेट्रल रखवाने की जरूरत नहीं पड़ती कि अगर आज आप कार लोन लेना चाहते हो, आप बोल रहे हो यार मेरे पास तो लोन लेने के लिए कोई भी मम्मी का हार ही नहीं पड़ा, कोई अंगूठी ही नहीं पड़ी जो मैं रखवा दूं जिसके बदले में मेरे को बैंक लोन दे दे। तो वो क्या करते हैं, वो आपने जिस चीज पर लोन लिया है उसको हाइपोथिकेट कर लेते हैं, वो चीज हाइपोथिकेटेड हो जाती है बैंक के पास। तो सिंपल सा फंडा है कि यार अगर आज तुमने गाड़ी पर लोन लिया है, अपने घर पर लोन लिया है, और किसी वजह से अगर आप बैंक का वो लोन अमाउंट वापस नहीं कर पा रहे हो, तो अनफॉर्चुनेटली आपकी वो गाड़ी बैंक के पास चली जाएगी और आपका वो घर बैंक के नाम हो जाएगा टेन्योर के अंदर, अगर आपने लोन को रीपे नहीं किया। तो दैट इज अबाउट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ हाइपोथिकेशन। सपोज आपने व्हीकल लोन लिया, बिजनेस के लिए, किसी चीज के लिए, ऑफर लोन में हाइपोथिकेटेड हुआ। अगर आप अनेबल हुए स्पेसिफाइड टाइम में, जो भी टेन्योर, जो भी पीरियड डिस्कस हुआ था कॉन्ट्रैक्ट में कि इतने टाइम में आप दे दोगे वापस, तब तक अगर आपने पेमेंट नहीं करी तो बैंक वुड ओन द व्हीकल, या फिर बैंक विल ओन योर हाउस, कि चलो यार अब आप घर से बोरिया बिस्तर पैक करके निकलो, आपने लोन वापस नहीं किया, अब ये घर हमारा है, या अब ये रोल्स रॉयस और ये गड्डी हम चलाएंगे। तो दैट इज ऑल अबाउट द कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ हाइपोथिकेशन। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर अ फ्यू टॉपिक्स जो आपके रह गए हैं कॉन्ट्रैक्ट लॉ में। तो एक लेक्चर और आपका पूरा कॉन्ट्रैक्ट लॉ वाइंड अप हो चुका है। डीपीपीस को प्रैक्टिस करना ना भूलिए। पीडब्ल्यू के लाइब्रेरी सेक्शन में आप ही सभी बच्चों के लिए एक अमेजिंग फीचर आया है, जहां पर आप फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे सेक्शनल टेस्ट, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स, जीके के करंट अफेयर्स और उन पे बेस्ड क्विज को प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके लिए आपको पीडब्ल्यू की ऐप पर जाना है और वहां पर लाइब्रेरी सेक्शन में आपको मिल जाएगा सारा कंटेंट। सो कीप प्रैक्टिसिंग हार्डर। मिलेंगे आपसे अगले सेशन में। टेक केयर, बाय बाय।